हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक नया लेक्चर वन शॉट सीरीज़ का जो होने वाला है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इससे पहले वन शॉट सीरीज़ में मैंने आपको 7 लेक्चर करवा दिए हैं, 7 लेक्चर्स करवा दिए हैं। उनको लाइन बाय लाइन एक बार हम बता देता हूँ आपको कि हमने कौन कौन सा लेक्चर हमने किए हैं। उसके बाद हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू जीएसटी का। उसके बाद हमने पढ़ा सप्लाई का, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड लेक्चर करा वन शॉट सीरीज़ का, दैट वाज फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके बाद हमने फोर्थ लेक्चर करा इसका वन शॉट सीरीज़ का, दैट इज़ फॉर कंपोजिशन स्कीम। देन वी हैव डिड फिफ्थ लेक्चर फॉर वन शॉट सीरीज़ जो कि था हमारा किसका था, शायद टाइम ऑफ सप्लाई का था। उसके बाद हमने सिक्स लेक्चर करा वैल्यू ऑफ सप्लाई का। उसके बाद हमने सेवन्थ लेक्चर करा जो हमारा लास्ट लेक्चर हमने किया था प्लेस ऑफ सप्लाई का वन शॉट सीरीज़ का। उसके बाद आज मैं 8 लेक्चर लेकर आया हूँ आप सबके सामने वन शॉट सीरीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि हम सीक्वेंस में पढ़ाई करें, सीक्वेंस में करें, ऐसे नहीं कुछ भी उठा लिया आपने, ठीक है। तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं, अब, ठीक है। तो सुनो, हाँ, सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या जानते हैं कि हम उस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं। हम उस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, रीज़न क्या है भाई चैप्टर को पढ़ने का, ये तो समझ आना चाहिए ना, तभी तो उस चैप्टर को हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सुनो, इनपुट टैक्स क्रेडिट को पढ़ने का रीज़न वाई वी स्टडी दिस चैप्टर। तो मैंने आपको आईटीसी के बारे में बताया हुआ है क्या होता है, ठीक है ना, इन शॉर्ट। अब सुनो आगे आगे यहाँ पर वाई वी स्टडी दिस चैप्टर टू अंडरस्टैंड when and which input tax can be availed as credit against output tax to reach net output tax liability। सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला। मैंने आपको आईटीसी के बारे में जब भी बताया है, मैंने क्या बताया है, इनपुट खरीदते हो आउटपुट बनाने के लिए, इनपुट खरीदते हो आउटपुट बनाने के लिए और आउटपुट बेचने के लिए, ठीक है। तो सुनो, आप इनपुट खरीदते हो आउटपुट बेचते हो, ठीक है। तो जब इनपुट खरीदते हो तो इनपुट को खरीदने पर उस पर टैक्स देते हो, ठीक है। और जब आउटपुट बेचते हो तो आउटपुट को बेचते टाइम आप टैक्स कलेक्ट करते हो, ठीक है ना। तो आपको गवर्नमेंट को क्या पे करना होता है, गवर्नमेंट को आपको पे करना होता है नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मतलब आउटपुट का टैक्स मान लो आपका 100 रुपये है जो आपने कलेक्ट किया कस्टमर से, और इनपुट का टैक्स जो आपने पे करा है वो है 50 रुपये। तो हमें नेट पे करना है गवर्नमेंट को, दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट, जो कि आएगा 50 रुपये, दैट विल बी नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है, इन शॉर्ट। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूँ, कि मेरी आंखों में देखो और मेरी बात सुनो। हाँ, बात भी बता दो सर, बता रहा हूँ। क्या हो अगर मैं आपको बोलूँ कि जो इनपुट का टैक्स आप पे कर रहे हो, जिस इनपुट पर टैक्स आप पे कर रहे हो, क्या आप उस इनपुट के टैक्स का क्रेडिट ले भी सकते हो या नहीं भी ले सकते हो। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे सर, ये कैसा क्वेश्चन है। हमें तो लगता है ले सकते हो, अगर हम कोई भी इनपुट खरीद रहे हैं तो हम क्रेडिट तो उसका लेंगे ही ना, अगर हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी इनपुट के टैक्स है जिनका क्रेडिट आप नहीं ले सकते अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जो हम पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे ब्लॉक क्रेडिट। तो मतलब इस चैप्टर में हमें ये जानना है कि जो इनपुट हम खरीद रहे हैं, जिस इनपुट को हम परचेज कर रहे हैं आउटपुट बेचने के लिए और आउटपुट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिस इनपुट को हम खरीद रहे हैं, उस इनपुट पर जो हम टैक्स दे रहे हैं, क्या हम उसका क्रेडिट ले भी सकते हैं। क्या क्रेडिट हम उसका ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते, ये तो पता लगना चाहिए ना, कि हम उसका क्रेडिट ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। ये पता करने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, समझे मैंने क्या बोला। मैंने बोला जिस इनपुट को हम खरीदते हैं आउटपुट बनाने के लिए, क्या उस इनपुट के टैक्स का क्रेडिट हम ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते, ये रीज़न है इसको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ये रीज़न है इसको पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। कुछ ऐसे भी इनपुट है जिन पर जो हम टैक्स पे करते हैं उसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते, तो वो कौन से इनपुट है और कौन से इनपुट का हम क्रेडिट ले सकते हैं अगेंस्ट आउटपुट टैक्स टू रीच नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है ना, समझे मेरी बात। तो सुनो, मैंने क्या बोला, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड व्हेन एंड व्हिच इनपुट टैक्स कैन बी अवेल्ड एज क्रेडिट अगेंस्ट आउटपुट टैक्स टू रीच नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। हमने ये पढ़ लिया कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है, ये समझ लिया इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है। अब ये समझने के बाद चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो है सेक्शन 16 से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। सेक्शन 16 किसके बारे में है, इन शॉर्ट आपको बताऊं, सेक्शन 16 है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। देखो, सबसे पहले हमें ये जानना है कौन एलिजिबल है आईटीसी अवेल करने के लिए, कौन एलिजिबल है, ठीक है ना। अब जो पर्सन एलिजिबल होगा उसको क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अवेल आईटीसी। ये दो चीज़ हमें पढ़नी है सेक्शन 16 में, इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 हम पढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन ऑर्डर टू अवेल आईटीसी, ठीक है ना। कौन अवेल कर सकता है, कौन आईटीसी क्लेम कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सुनो अब यहाँ पर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस इंटाइटल्ड टू क्लेम आईटीसी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ
विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सुनो, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी अवेल कर सकता है, विच आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बॉटल खरीदी, ठीक है, ये बॉटल मैंने अभी नहीं खरीदी है, ठीक है, तो इस बॉटल को मैंने इसका इनपुट खरीदा है, ये बॉटल मेरा इनपुट है, अब इसको मुझे आगे बेचना है। मैं ट्रेडर हूँ, मैन्युफैक्चरर से मैंने बॉटल खरीदी है, ये बॉटल मेरे लिए इनपुट है, इसको मैं बेच रहा हूँ तो मेरा आउटपुट हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो देखो, इस बॉटल पे जो मैंने टैक्स पे करा होगा, इसको खरीदते टाइम, इस इनपुट को खरीदते टाइम मैंने जो टैक्स पे करा होगा, वो टैक्स का क्रेडिट में ले सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ, सुनो मैंने क्या बोला। हर रजिस्टर्ड पर्सन, मैं अगर रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, अगर मैं कोई इनपुट खरीद रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई गुड खरीद रहा हूँ जो इनपुट है, कोई सर्विस ले रहा हूँ जो मेरी इनपुट है, दोनों ले रहा हूँ जो मेरी इनपुट है, तो इस इनपुट क्रेडिट में ले सकता हूँ। कब ले सकता हूँ? जब मैं इस इनपुट को अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ, विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। हर रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी अवेल कर सकता है अगर वो इनपुट को बिजनेस में यूज़ कर रहा है, तो उस इनपुट के टैक्स को वो एज इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ कर सकता है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी जिसको फुलफिल करनी है, ठीक है, समझ गया मेरी बात। हर एक पर्सन अवेल कर सकता है आईटीसी इफ ही इज यूजिंग द इनपुट इन द बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ मैं, शॉर्ट में, ठीक है। अगर वो इनपुट को बिजनेस में यूज़ कर रहा है तो वो एलिजिबल है टू अवेल आईटीसी, ठीक है ना। अब अगर वो एलिजिबल है, अगर वो बिजनेस में यूज़ कर रहा है, तो उसको क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी भाई? क्या कंडीशन उसको फॉलो करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अवेल आईटीसी? देखो, एलिजिबल कौन है? मैंने बोला मैं एलिजिबल हूँ सीए के एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है, ठीक है, मैं एलिजिबल हो गया, लेकिन पास भी तो करना है एग्जाम पास भी तो करना है। पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के लिए क्या जानना पड़ेगा? उसका सिलेबस जानना पड़ेगा, है ना। तो मतलब मैं इन शॉर्ट ये बता रहा हूँ, एलिजिबल तो आप बहुत चीज़ों के लिए हो, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, एंड स्टेप तक, एंड प्रोसेस तक जाने के लिए, ठीक है। तो आईटीसी फाइनली अवेल करने के लिए आपको क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी? आप एलिजिबल तो हो गए आईटीसी अवेल करने के लिए, लेकिन फाइनली इसको अवेल करने के लिए, जब आप 3B फाइल करते हो, तो फाइनली इसको अवेल करने के लिए आपको क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी? 3B होती है हमारी, वो हम रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे, छोड़ो, रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे, GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9, GSTR 9C, और कंपोजिशन डीलर के लिए जो हम यूज़ करते हैं एंड ऑल, वो सब हम रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट आप ये समझ लो, GSTR 1 जो है स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है, GSTR 3B में आप टैक्स पे करते हो, टैक्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे करते हो बाय यूटिलाइजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना। इन शॉर्ट, नहीं समझ आया तो छोड़ो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आगे। हाँ जी, तो यहाँ पर अब कंडीशंस क्या फॉलो करनी पड़ेंगी भैया? कंडीशंस क्या फॉलो करनी पड़ेंगी? अब मैं बताता हूँ कंडीशंस क्या फॉलो करनी पड़ेंगी। कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, दैट इज नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अवेल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, और बोथ अनलेस, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी अवेल नहीं कर सकता जब तक गाना भी था एक, छोड़ो, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अवेल नहीं कर सकता आईटीसी अनलेस ही हैज़ द पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, और डेबिट नोट क्या होता है हम इसको पढ़ेंगे इनवॉइस में। अभी आप इनवॉइस में पढ़ेंगे ना, ठीक है। अभी आप इनवॉइस समझो बस, इनवॉइस, ठीक है। इनवॉइस एक चैप्टर है जिसमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पढ़ेंगे, ठीक है, छोड़ो। हाँ, पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर और सच अदर डॉक्यूमेंट, सुनो, मतलब अगर आप आईटीसी अवेल करना चाहते हो ना, सबसे पहले आपके पास जो इनवॉइस इशू किया जा रहा है, आपको इनवॉइस आज है नहीं, मेरी मम्मी ने सारा, मेरे को लगता है, फेंक दिए चीज़ों को, छोड़ो। हाँ, यहाँ पर सामने पड़े रहते थे काफ़ी सारे इनवॉइस। मेरी मम्मी ने मुझे बोला, यार आजकल तो बहुत बाहर का खाना खा रहा है, तो मेरी मम्मी ने सारे इनवॉइस उठा के बाहर फेंक दिए। क्या मुझे दिख नहीं जाने चाहिए? एक सेकेंड, कोई दिख जाए तो आई एम सॉरी। ओह शिट, मेरी पेंसिल को लग गई, कोई बात नहीं। ये इनवॉइस है क्या? ये इनवॉइस नहीं है, छोड़ो। हाँ, मुझे लगा इनवॉइस तो आपको दिखा दूंगा। मतलब रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन द पोजीशन ऑफ इनवॉइस या फिर डेबिट नोट। आप जो चीज़ खरीद रहे हो, जो इनपुट आप खरीद रहे हो, इसका इनवॉइस आपके कब्जे में होना चाहिए, इसका इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। अगर इसका इनवॉइस आपके पास नहीं है तो आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, ठीक है ना, इन शॉर्ट। उसके बाद
यहाँ पर डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट विच आर मेंशन्ड इन ए, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस या फिर डेबिट नोट विच आर मेंशन्ड इन पॉइंट ए और क्लॉज ए शैल बी फर्निश्ड बाय द सप्लायर, शैल बी फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर 1। मतलब मान लो मैंने ये बॉटल किसी से खरीदी, जो मेरा इनपुट है, मैंने बॉटल किसी सप्लायर से खरीदी, मान लो आपसे ही खरीदी मैंने, आपने मुझे बॉटल बेची, ठीक है, खुश हो जाओ, आपने मुझे बॉटल बेची जो आप मेरे सप्लायर हो, तो ये सप्लायर यानी कि आप सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट कर देनी होनी चाहिए इस बॉटल की डिटेल्स, इस बॉटल की इनवॉइस की डिटेल, ठीक है, इस बॉटल की इनवॉइस की जो डिटेल है आपने यानी कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल करते हुए रिपोर्ट कर देनी होनी चाहिए, रिपोर्ट कर देनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो मैं आईटीसी अवेल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो वो मेरी 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सुनो क्या होता है, इन शॉर्ट जीएसटीआर 1 में क्या आप रिपोर्ट करते हो, जो भी आप सेल कर रहे हो ना, जो भी सप्लायर सेल कर रहा है, वो सारी सेल की ट्रांजेक्शन, इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत रॉ लैंग्वेज में, जो भी आप सेल कर रहे हो वो आपको रिपोर्ट करना है जीएसटीआर 1 में, ठीक है। सारी सेल की ट्रांजैक्शन आपको रिपोर्ट करनी है जीएसटीआर 1 में, ठीक है, जो भी आप सेल कर रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद जब आप रिपोर्ट कर देते हो जीएसटीआर 1, जब आप फाइल कर देते हो जीएसटीआर 1, तो जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद 2B में, जीएसटीआर 2B में हर रजिस्टर्ड पर्सन के इनपुट टैक्स का डिटेल रिफ्लेक्ट होता है, ऑटो रिफ्लेक्ट होता है, ऑटो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक, कुछ करना नहीं तो ऑटो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास इनवॉइस है, लेकिन जिससे आपने वो इनवॉइस लिया है, जिस सप्लायर से आपने इनवॉइस लिया है, उसने अपने जीएसटीआर 1 में उस इनवॉइस को मेंशन कर दिया हो, उसने अपने जीएसटीआर 1 फाइल करते टाइम उस इनवॉइस को इंक्लूड कर दिया होना चाहिए। अगर उसने इंक्लूड नहीं किया है तो आपको आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते, आप नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। हम रिटर्न चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे लिखे ना कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस, मतलब डिटेल्स शैल बी कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट, मतलब कम्युनिकेट किस तरीके से, 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट का मतलब ये है 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अभी आप नहीं समझोगे तो छोड़ो, इन शॉर्ट ये समझ लो यहाँ पर कि एक तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, दूसरी चीज जीएसटीआर 1 फाइल करते टाइम, जीएसटीआर 1 फाइल करते टाइम कौन फाइल करेगा, सप्लायर फाइल करेगा, आप थोड़ी ना फाइल करोगे, जो माल बेच रहा है वो फाइल करता है जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 1 फाइल करते टाइम आपने उस इनवॉइस की डिटेल, इस पोर्टल के इनवॉइस की डिटेल जो मेरे लिए इनपुट है, जो रिसिपिएंट के लिए इनपुट है, अपने जीएसटीआर 1 में डाल दी हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो ना डाली हो, क्योंकि वो जीएसटीआर 2B में ऑटो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं फिर आईटीसी मेरे जीएसटीआर 2B में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अगली कंडीशन यहाँ पर है दैट रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन शैल रिसीव द गुड्स और सर्विस और बोथ। सुनो मैंने क्या बोला, ये बॉटल मेरे पास आ भी जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैंने इनवॉइस है मेरे पास और आपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट कर दिया लेकिन मेरे पास बॉटल नहीं आई। अरे भैया तीनों चीज़ होनी चाहिए, इनवॉइस भी होनी चाहिए, इनवॉइस आपने जीएसटीआर 1 में डाल भी देनी होनी चाहिए सप्लायर ने, ठीक है। और तीसरी चीज़, मेरे पास वो बॉटल भी होनी चाहिए, वो गुड्स या फिर वो सर्विस भी होनी चाहिए, ठीक है ना। गुड्स भी होना चाहिए मेरे पास, या सर्विस रेंडर हो चुकी हो मुझे, ठीक है ना, या फिर दोनों चीज़ मेरे पास हो, दोनों चीज़ मुझे रेंडर भी हो गई, मिल भी गई हो, ठीक है। तो ये अगर मैं एक स्पेशल कंडीशन आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में ही पढ़ा था इस चीज़ को। अगर बिल टू शिप टू मॉडल है, बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है, इन शॉर्ट यहाँ पर समझो कोई पर्सन है जो थर्ड पार्टी है, जो एज थर्ड पार्टी है, वो मुझे डायरेक्शन देगा, वो सप्लायर को डायरेक्शन देगा, वो सप्लायर को डायरेक्शन देगा, थर्ड पार्टी सप्लायर को डायरेक्शन देगा कि आप मेरे डायरेक्शन पर, आप थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पर सप्लायर माल रिसिपिएंट को भेज दो, माल रिसिपिएंट को भेज दो। बॉयफ्रेंड कहता है सप्लायर को कि आप मेरे डायरेक्शन पर मेरा जो आईफोन है, जो मैं आईफोन आपको खरीद, आईफोन आपको मतलब मैं खरीद रहा हूँ आपसे, आप शिप किसी और को कर दो, शिप किसी और को कर दो, आप बिल मुझे कर दो, बिल थर्ड पर्सन को कर दो, सप्लायर आप बिल थर्ड पर्सन को कर दो, लेकिन सप्लायर आप शिप रिसिपिएंट को कर दो, शिप रिसिपिएंट को कर दो। तो इस केस में क्या होगा, बिल टू शिप टू मॉडल में जब थर्ड पार्टी डायरेक्शन दे रहा है, थर्ड पार्टी डायरेक्शन कर रहा है कि आप बिल मुझे करो लेकिन शिप किसी और को करो, शिप रिसिपिएंट को करो, तो इस केस में गुड्स किसको मानेंगे, रिसीव हुए। हम इस केस में किसको मानेंगे, गुड्स रिसीव हुए। इस केस में गुड्स मानेंगे हम थर्ड पार्टी को रिसीव हुए हैं, और थर्ड पार्टी रिसिपिएंट कहलाएगा, ठीक है ना, थर्ड पार्टी रिसिपिएंट कहलाएगा। हाँ मैं पानी पी लूँ क्या, बहुत प्यास लग रही है, एक मिनट को। क्या बताऊँ कितनी गर्मी है, मैं एसी भी नहीं चला सकता, बहुत इंटरप्शन सी होती है आवाज़ में ना, इस चक्कर में। कोई भी माइक ले लूँ भाई, आवाज़ में इंटरप्शन होती ही होती है, इस चक्कर में ना मैं दिक्कत, मतलब हाँ बहुत एक्सट्रीमली, मतलब कॉस्टली माइक ले लूँ तो बात अलग है, जो भी मेरी हैसियत नहीं है लेने की, लूँगा अभी नहीं लूँगा, थोड़े टाइम बाद लूँगा। उसके बाद नो आईटीसी वेयर टैक्स पेड बाय द सप्लायर इज फ्रॉडलेंटली। सुनो, टैक्स पेड बाय सप्लायर फ्रॉडलेंटली, सुनो मैंने क्या बोला,
गवर्नमेंट हम पे ये जिम्मेदारी डाल रही है कि आप जिससे माल खरीद रहे हो ना, आप जिससे बॉटल खरीद रहे हो, आपको ये इंश्योर करना है कि वो सप्लायर फ्रॉड ना कर रहा हो गवर्नमेंट के साथ टैक्स पे करते हुए, मतलब अंडर पे ना कर रहा हो टैक्स एक तरीके से गवर्नमेंट को। अगर वो अंडर पे कर रहा है, अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स को नहीं पे कर रहा है, तो आपको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आपको चेक करके माल खरीदना है सप्लायर से कि वो सप्लायर सही तो है ना, वो सप्लायर गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, वो सप्लायर इसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, टैक्स गवर्नमेंट को पे तो कर रहा है ना। तो ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही है गवर्नमेंट की, भैया आपको चेक करना है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपका सप्लायर जिससे आप माल खरीद रहे हो वो गवर्नमेंट को फ्रॉडली टैक्स पे कर रहा है और सही से टैक्स पे नहीं कर रहा, अंडर पे कर रहा है, तो भैया आप अगर उसने आपका टैक्स पे नहीं करा ना, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट ये कह रही है, ठीक है। देखो 3 मेन कंडीशन क्या थी, एक तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, दूसरी चीज़ इनवॉइस होने के बावजूद आपके पास वो जो इनवॉइस है, वो इनवॉइस सप्लायर ने अपने जीएसटी 1 में रिपोर्ट कर दिया हो, ताकि आपके टू बी में रिफ्लेक्ट हो जाए। तीसरी चीज़, वो गुड्स या फिर सर्विस आपको रिसीव हो जाने चाहिए या फिर रेंडर हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पर जो सप्लायर है उसने फ्रॉडलेंटली टैक्स पे नहीं किया हो, ठीक है ना। अब इसके बाद टैक्स चार्ज shall be actually paid to the government either in cash or by utilization of ITC. Tax charge shall be actually paid to the government either in cash or by utilization of ITC. मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पर जो भी टैक्स चार्ज हुआ है, जो भी टैक्स चार्ज हुआ है, जो गवर्नमेंट को पे करने के लिए टैक्स चार्ज किया गया है, वो गवर्नमेंट को एक्चुअली पे हो जाना चाहिए, वो गवर्नमेंट को एक्चुअली पे हो जाना चाहिए। अच्छा, टैक्स आप 2 तरीके से पे कर सकते हो, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप पैसे ऐड करते हो, ठीक है, जीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप पैसे ऐड करते हो, ठीक है, या तो उससे, या फिर आपके पास कोई आईटीसी का बैलेंस पड़ा है, उससे आउटपुट टैक्स को माइनस कर दो, ठीक है। दोनों में से कोई भी तरीका, समझ गए ना मेरी बात, बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। या तो आप पैसे ऐड कर दो जीएसटी पोर्टल में, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, जीएसटी पोर्टल में आप पैसे ऐड कर दो, उससे आप टैक्स पे कर दो। या तो आपके पास आईटीसी का बैलेंस पड़ा है, उससे आप टैक्स पे कर दो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। या तो दोनों कर दो, थोड़े पैसे ऐड कर दो और थोड़ा सा आईटीसी जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को पे कर दो। इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। मतलब टैक्स जो चार्ज हो रहा है वो गवर्नमेंट को पे भी हो जाना चाहिए भैया, ऐसा नहीं कि अपनी जेब में रख के बैठे हो आप, है ना। आगे सुनो, रिसिपिएंट शेल फर्निश द रिटर्न क्या बोल रहा हूँ, रिसिपिएंट शेल फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, दैट इज 3B। रिसिपिएंट को फाइल कर देनी चाहिए, जिसकी ड्यू डेट है 20 तारीख ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, 20 तारीख ऑफ द सब्सिडिंग मंथ, 20th ऑफ सब्सिडिंग मंथ। फॉर एग्जाम्पल अभी मई चल रहा है, तो मई की जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 1 की, वो है 11 तारीख, यानी कि कल जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, कल ही जीएसटीआर 1 फाइल करने की ड्यू डेट है। उसके बाद आपको फाइन लगेगा। इसके बाद जीएसटीआर 3 भी फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है 20 तारीख ऑफ सब्सिडिंग मंथ। अगर मई की बात करूं, अप्रैल की हम फाइल करते हैं ना, अप्रैल की हम मई में फाइल करते हैं, तो अप्रैल की जो 3B है वो फाइल करने का ड्यू डेट है 20th ऑफ मई, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं, सुनो आगे। ये सारी कंडीशन देखो, पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी, उसके बाद जो पर्सन एलिजिबल है उसको क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर वो ये कंडीशन फॉलो करता है तब वो आईटीसी अवेल कर सकता है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात। इसके बाद एक नोट है, प्रोवाइडेड वेयर गुड्स अगेंस्ट सिंगल इनवॉइस is received in lots of installment, registered person is entitled to claim ITC on receipt of last lot या फिर installment। मैं कह रहा हूँ, मैंने ऐसी 10 बॉटलें मंगाई और गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट क्यों कह रहा हूँ, एक मिनट रुको। मैंने ऐसी 10 बॉटलें मंगाई, यहाँ पर 10 बॉटल मैंने ऑर्डर कर दी, मेरे पास 2 बॉटल आई, फिर 2 बॉटल आई, फिर 2 बॉटल आई, फिर 2 बॉटल आई, फिर 2 बॉटल आई, ठीक है ना। 1 तारीख 1 2 5, फिर यहाँ पे 10 2 5, फिर है 15 2 5, फिर है 25 2 5, फिर है यहाँ पे 2 3 5, ये 5 क्यों लिखा है, मैं कंफ्यूज हो गया। 25 समझ लो, 5 को छोड़ो, जो है ना 25 समझ लो इसको, ये जो मैंने लास्ट में किया 25, ठीक है। तो अब सुनो, पहले 2 बोतल मेरे पास, ये 10 मैंने ऑर्डर कर दिए, पहले 2 मेरे पास आए 1 तारीख को, फिर आए मेरे पास 10 तारीख को, 10 फरवरी को, फिर आए मेरे पास 2 अगले 2 15 फरवरी को, फिर अगले 2 मेरे पास आए 25 फरवरी को, फिर अगले 2 आए मेरे पास लास्ट 2 मेरे पास आए 2 मार्च को। तो मैं आईटीसी कब क्लेम कर सकता हूँ, मैं आईटीसी तब क्लेम कर सकता हूँ जब मेरे पास फाइनल लॉट आए। अगर मान लो मैं बॉटल खरीद रहा हूँ, एक साथ कुछ बॉटलें खरीद रहा हूँ, और वो बॉटलें मेरे पास लॉट्स में आ रही है या फिर इंस्टॉलमेंट्स में आ रही है, इस तरीके से आ रही है, तो जब इस तरीके से मेरे पास बॉटल आ रही है, तो मैं आईटीसी कब क्लेम कर सकता हूँ, आईटीसी में क्लेम कर सकता हूँ तब जब मेरे पास फाइनल लॉट आ चुका हो, फाइनल लॉट मेरे को रिसीव हो चुका हो, ठीक है ना। समझे मेरी बात, बहुत सिंपल सी मैंने आपको बात बताई है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। हाँ, एक और नोट, provided further where recipient fails to pay supplier of goods or service or both other than suppliers
on suppliers other than supplies on which tax is liable to be paid under reverse charge. सुनो, where the recipient fails to pay supplier of goods or service or both other than the supplies where tax is paid under reverse charge, then amount towards value of supply and tax payable. मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, आई एम सॉरी। देखो पहले आपको समझा देता हूँ, रुको। मान लो मैंने यहाँ पर मैंने कोई आपसे माल खरीदा है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपसे कोई माल खरीदा है और मैं रिसिपिएंट हूँ और मैंने आपको पैसे नहीं दिए। 180 दिन बीत चुके हैं, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो जब 180 दिन बीत गए हैं, मैंने आपको पैसे नहीं दिए हैं और मैंने आईटीसी भी क्लेम कर लिया है, और मैंने आपको पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ सप्लाई का पैसे नहीं दिया, टैक्स भी नहीं दिया आपको मैंने, ठीक है। तो जब 180 दिन बीत गए हैं और मैंने आपको पैसे नहीं दिए हैं, उस केस में मुझे आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी और मेरे को साथ में पेनल्टी भी देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 50 मेरे को पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 50, दैट इज 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट। सुनो, वेयर द रिसिपिएंट फेल्स टू पे द सप्लायर ऑफ गुड्स ऑफिसर बोथ amount towards value of supply of a tax payable within 180 days, then amount of ITC availed by the recipient along with the interest under section 50 हैज़ टू बी रिवर्स। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है हैज़ टू बी रिवर्स, ठीक है ना, या इसको रिवर्स कर देना होना चाहिए। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। मान लो मैं यहाँ पर एक रिसिपिएंट हूँ, आप मेरे सप्लायर हो। मैं यहाँ पे रिसिपिएंट हूँ, आप मेरे सप्लायर हो। मैंने आपसे माल खरीदा है, मैंने आपसे बॉटलें खरीदी है, 10 बॉटलें खरीदी है, पानी की बॉटलें खरीदी है। ध्यान से सुनो, पानी की बॉटलें, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपसे पानी की बोतलें खरीदी है। मैं बहुत एक अच्छा इंसान हूँ इसलिए पानी की बोतल खरीद रहा हूँ, नहीं तो लोग तो पता नहीं किस किस चीज़ों की बोतल खरीदते हैं आजकल। तो मैं पानी की बोतल खरीदता हूँ और मैं बहुत हेल्दी इंसान हूँ इसलिए मैं पानी की बोतल खरीद रहा हूँ। तो मैंने आपसे इसी सोच के साथ पानी की बोतलें खरीदी, 10 पानी की बोतलें खरीदी, और वो 10 पानी की बोतलें जो मैंने आपसे खरीदी उसके मैंने आपको पैसे नहीं दिए। 180 दिन बीत चुके हैं लेकिन मैं उसका आईटीसी अवेल कर चुका हूँ। 180 दिन बीतने के बाद गवर्नमेंट कहती है तुम हमसे मजे मत लो, तुम चुपचाप अब आईटीसी रिवर्स करो, साथ में पेनल्टी भी दे दे चुपचाप। बता रहा हूँ तेरे को, पेनल्टी भी दे दे चुपचाप। और पेनल्टी तुझे देनी पड़ेगी 10%। अंडर सेक्शन 50 दैट इज 10% की पेनल्टी होती है, जो आप नहीं भी अभी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। पेनल्टी देनी है अंडर सेक्शन 50 आपको साथ में, और आईटीसी रिवर्स करना है। लेकिन अब इस आईटीसी को आप कब रीगेन कर सकते हो? रीगेनिंग ऑफ आईटीसी, रिसिपिएंट शैल बी entitled to avail the ITC on payment made to the supplier of amount towards value of supply of goods or service or both along with tax payable। मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, गवर्नमेंट कह रही है अगर तुमने 180 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो तुम हमें आईटीसी रिवर्स करो और पेनल्टी भी दो। लेकिन मान लो अगर मैंने पैसे रिवर्स कर दिए, अगर मैंने पैसे पे कर दिए, रिवर्स नहीं, पैसे पे कर दिए वैल्यू ऑफ सप्लाई के, और साथ में हमने टैक्स भी और इंटरेस्ट वगैरह सब हमने पे कर दिया, उसके बाद तो मैं आईटीसी अवेल कर सकता हूँ ना। गवर्नमेंट कहती कर सकता है। अगर रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दी है, अगर रिसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दी है वैल्यू ऑफ सप्लाई की और टैक्स की, तो वो आईटीसी अवेल कर ले। हमें क्या दिक्कत है? हमें तो दिक्कत इस बात से थी ना कि रिसिपिएंट पैसे नहीं दे रहा था। अब रिसिपिएंट ने पैसे दे दिए तो आईटीसी अवेल कर लो। गवर्नमेंट ये कहती है तुम मजे फालतू में नहीं ले सकते, तुम पैसे दे के मजे ले सकते हो आईटीसी के, ठीक है ना। हम ये नहीं चाहते कि तुम आईटीसी भी ले लो पैसे भी ना दो, हमारी जेब में भी नहीं आया कुछ। गवर्नमेंट कह रही है तुम अच्छे बच्चे बनो, तुम पैसे दो सप्लायर को ताकि सप्लायर हमें पैसे दे टैक्स के रूप में, और तुम भी आईटीसी लो, हम भी मजे करें, तुम भी मजे करो हम भी मजे ले, ठीक है ना। अभी हाँ छोड़ो चलो, ठीक है। तो अगर आपको मजे लेने हैं आईटीसी के ही मजे लेने हैं तो आपको गवर्नमेंट को भी मजे देने पड़ेंगे, पैसों टैक्स का। गवर्नमेंट को आपको टैक्स का मजा देना पड़ेगा अगर आपको आईटीसी का मजा लेना है, ठीक है। हाँ आगे यहाँ पर यहीं पे था ना मैं, हाँ ठीक है। आगे सुनो, पेज कितने हो गए? 4 पेज। हाँ, इफ registered person has claimed depreciation on tax component of the cost of capital goods or plant and machinery under Income Tax Act 1961, ITC on said tax component is not allowed। इन शॉर्ट मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला। मान लो मैंने यहाँ पर कोई कैपिटल गुड खरीदा, मैंने कोई मशीनरी खरीदी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मशीन खरीदी और मैंने उस मशीन को यहाँ पर 1 लाख रुपए का खरीदा है, 1 लाख रुपए का खरीदा है, ठीक है ना। 1 लाख रुपए का खरीदा है, इस 1 लाख पे टैक्स 10% मैंने दिया है। 10,000 का टैक्स मेरे पास है जिसका मैं आईटीसी ले सकता हूँ, क्योंकि ये मशीन मेरी इनपुट है, ये मशीन जो है मेरी इनपुट है, ठीक है। ये मशीन क्या है? मेरी इनपुट है। बार बार मैं कह रहा हूँ, सुनो। लेकिन अब क्या होता है, मैं इस 10,000 रुपये का, मैं देखो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई मशीन की? 1,10,000। मैं 1,10,000 पर ही मैं यहाँ
या 1,10,000 रुपये पर ही मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट में फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ 10% का, हर साल 10% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना हो गया, एक साल में 11,000, अगले साल भी 11,000, मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड पे क्लेम कर रहा हूँ 11,000, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई तूने आईटीसी भी ले ली और तू वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी पर तू डेप्रिसिएशन भी ले रहा है। क्या हम पागल बैठे हैं? हम पागल बैठे, गवर्नमेंट मेरे को ऐसे देख के कह रही है। तो आपको समझ आया मैंने क्या बोला? मतलब यहाँ पर 1,00,000 रुपए की जो है यहाँ पर मशीन थी, उस पर 10,000 रुपये का यहाँ पर जीएसटी था, वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वैल्यू, मैं इस टोटल वैल्यू पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका आईटीसी ले रहा हूँ। भाई डेप्रिसिएशन तो इस पर क्लेम करूंगा ना, डेप्रिसिएशन तो इस पर क्लेम करूंगा ना, इस पर क्यों क्लेम कर रहा हूँ? इस पर तो ऑलरेडी मैं आईटीसी ले रहा हूँ, इस पर तो जीएसटी में आईटीसी ले रहा हूँ। तो डबल डबल बेनिफिट थोड़े ले लोगे, गवर्नमेंट कह रही है डबल डबल बेनिफिट नहीं लेंगे हम, ऐसे नहीं होगा। गवर्नमेंट कह रही है देखो या तो तुम इस वैल्यू पर डायरेक्ट तुम डेप्रिसिएशन ले लो, या तो तुम इस पर डेप्रिसिएशन लो और इसका आईटीसी लो। गवर्नमेंट कह रही है एक काम कर ले बेटा, तू एक काम कर ले, हमसे मजे मत ले ज़्यादा, मैं मजे लेने पे आई ना, मैं शोकॉज नोटिस भेज दूंगी तेरे को, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसे कह रही है। तो सुनो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड या फिर प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपये पर, जो कि टैक्स कंपोनेंट था, अगर तुमने इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया ना भैया, अगर तुमने इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, ये मैंने क्या किया, इस पे अगर तुमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, देन आईटीसी ऑन सेड टैक्स कंपोनेंट इज नॉट अलाउड। मतलब या तो तुम डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो या तो तुम आईटीसी ले लो। अगर तुम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आईटीसी अलाउड नहीं है, ठीक है ना, समझे? टैक्स कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं। चलो आगे बढ़ता हूँ। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। आईटीसी तो सब अवेल कर सकते हैं, लेकिन आईटीसी अवेल करने की टाइम क्या है, किस वक्त तक आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, ये हम जानेंगे। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ऑफ आईटीसी, किस वक्त तक, कब तक आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, किस वक्त तक आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। वक्त की बहुत अहमियत होती है जो हम समझते नहीं हैं। वक्त बीत जाता है तो लोग भी चले जाते हैं, और लोग चले जाते हैं तो नए लोग आ जाते हैं, तो टेंशन मत लो। आगे सुनो, यहाँ पर टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट इंटाइटल्ड to claim ITC of invoice या फिर डेबिट नोट for supply of goods or service or both after 30th day of November, after 30th day of November following the end of financial year, या फिर furnishing the relevant annual return। ये हम GSTR 9 भरते हैं, GSTR 9 भरते हैं जिसको हम एनुअल रिटर्न बोलते हैं, जिसको हम रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे, और GSTR 9C भी भरते हैं, दैट इज रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है, जिसको हम रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है, इन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है वही होगी टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। सुनो, आप समझे नहीं होगे अपनी मेरी बात। देखो गवर्नमेंट ये कह रही है या तो 30th डे ऑफ नवंबर तक फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मान लो अभी चल रहा है, मान लो लास्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, 24-25 था, 24-25 था, तो मान लो ये जो है 1/4/24 से फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर 31/3/25 पर फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, और यहाँ पे 30th नवंबर है, 30/11/25 है, और आगे अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर है 31/12/25, ठीक है। देखो ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है, ये जो है ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है, FY है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट कह रही है तुम आईटीसी कब तक अवेल कर सकते हो, आईटीसी कब तक अवेल कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ आईटीसी आप अवेल कर सकते हो, लॉ कह रहा है आईटीसी आप अवेल कर सकते हो 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अप टू 30th डे ऑफ नवंबर, अप टू 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ तक आप कर सकते हो आईटीसी अवेल, यहाँ तक आप पिछले साल का आईटीसी अवेल कर सकते हो, मतलब फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यू कैन अवेल आईटीसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप एक मिनट रुकना, हाँ, आप आईटीसी कब तक अवेल कर सकते हो, आईटीसी कब तक अवेल कर सकते हो, यू कैन अवेल द आईटीसी अप टू 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फिर फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, या फिर फर्निशिंग डेट ऑफ फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, मतलब जब आप एनुअल रिटर्न फर्निश कर रहे हो, जब आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, तब तक, या तो तब आप आईटीसी अवेल, तब तक आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। इन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है, देखो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है आपको पता है, 31 दिसंबर। जनरली क्या होता है, सब 31 दिसंबर को ही फाइल करते हैं एनुअल रिटर्न, ठीक है। तो आप 30 तारीख तक जनरली क्या होता है, 30 नवंबर तक आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, उसके बाद आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली लोग अपनी जो एनुअल रिटर्न है वो इसके बाद ही फाइल करते हैं, 30 नवंबर के बाद ही फाइल करते हैं फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। तो ड्यू डेट अल्टीमेटली क्या बन जाती है, 30 नवंबर
2025, लेकिन पेपर के लिए हो सकता है आपके लिए कभी आपको बोल दे कि एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दी 30 नवंबर से, तो उस केस में वो बन जाएगी टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, ठीक है ना। तो टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी अर्लीस्ट ऑफ द बोथ 30 नवंबर या फिर डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न, जिसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर, ठीक है। समझे मेरी बात? आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर हमने बहुत कुछ पढ़ा, अब हम ये पढ़ते हैं कि ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है। मैंने क्या बताया आपको स्टार्टिंग में कि कुछ इनपुट ऐसे भी है जिनका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, जिन इनपुट पर आप टैक्स दे रहे हो, कुछ ऐसे भी इनपुट है जिनका टैक्स का क्रेडिट आप नहीं ले सकते। वो कौन से क्रेडिट है जिनका आप नहीं ले सकते, वो हम पढ़ेंगे ब्लॉक क्रेडिट में, दैट इज अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ये बताता है कि आईटीसी इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक क्रेडिट। मतलब कुछ ऐसे क्रेडिट है जिसको गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है कि भैया हम, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, उस पर्सन से आपने इतने अच्छे तरीके से बात की कि उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक का मतलब क्या है कि आप उसको मैसेज नहीं कर सकते, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर ब्लॉक का मतलब क्या है, आप आईटीसी नहीं ले सकते, आईटीसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। आईटीसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, गवर्नमेंट ने आपके आईटीसी को ब्लॉक कर दिया, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट ने आपके आईटीसी को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट आपकी आईटीसी को ब्लॉक करती है तो आप उस आईटीसी को नहीं अवेल कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है कि आप उस पर्सन से आप उस पर्सन तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच पा रहे, हर जगह से ब्लॉक कर दिया उसने, ठीक है। बहुत दूर रहता है और हर जगह से ब्लॉक कर दिया, आप उस पर्सन तक पहुंच ही नहीं सकते। वैसे ही आप इस आईटीसी तक पहुंच ही नहीं सकते। सिर्फ हमारे दिल की बातें जो है, हम दिल से कुछ बातें निकाल चुके होते हैं, लेकिन आप हमारे दिल में उस दर्द को वापस लेकर आते हो, प्लीज़ आप मत लेके आया करो, ठीक है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं और बुरी तरीके से उस दर्द को आपके दिल में लेकर आऊँ। तो चलो, कुछ ऐसी आईटीसी है जिनको गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है, जिनको गवर्नमेंट ने आपके लिए ब्लॉक कर दिया है, व्हाट्सएप पे गया ब्लॉक कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो सुनो, वो कौन कौन से आईटीसी है जिनको गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है। ए बी बी सी डी ई एफ जी एच आई, हम ये सब पढ़ेंगे। आई नहीं पढ़ेंगे, आई इज नॉट रेलिवेंट फॉर बीकॉम एग्जाम एज सच, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। सुनो, यहाँ पर ए से स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे कहाँ तक, आसमान तक जाएंगे, हम जाएंगे एच तक, ठीक है। सुनो, अगर आप मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो, और मोटर व्हीकल यूज हो रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर आप मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो एज इनपुट और उस मोटर व्हीकल को आप यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड ऑलवेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं बोलूँ आप मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो, और मोटर व्हीकल को आप यूज़ कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, आप मोटर व्हीकल को यूज़ कर रहे हो, इन दैट केस हमें ये चेक करना है क्या उस मोटर व्हीकल की अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी जिसको आप यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन इज इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 या 13 से कम, क्या 13 या 13 से कम है। सुनो, अगर आप मोटर व्हीकल को यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, तो आपको चेक करना है कि क्या उस मोटर व्हीकल की अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, अगर हाँ तो आप नॉर्मली उस पर आईटीसी नहीं ले सकते, अगर अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी 14 है, 14 है, तब आप आईटीसी ले सकते हो। 13 या 13 से कम उसकी अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर, इन दैट केस आपको नॉर्मली आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो उस मोटर व्हीकल को फॉर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ मतलब टैक्सेबल सप्लाई ऑफ फॉर द सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, मतलब आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हो, मोटर व्हीकल एज इनपुट खरीद रहे हो, उसको एज इट इज बेचने के लिए, उसका फर्दर सप्लाई करने के लिए, तब आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, अगर आप उसी का बिजनेस कर रहे हो तो, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आप उस मोटर व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो, ठीक है ना, उस केस में आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, ठीक है ना। तीसरी चीज, अगर आप ट्रेनिंग या ड्राइविंग की सर्विस दे रहे हो, उस मोटर व्हीकल पर, तब भी आप आईटीसी ले सकते हो, तो नॉर्मली अगर मैं बोलूं, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन कर रहे हो जिस मोटर व्हीकल की अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर इज 13 या 13 से कम, इन दैट केस नॉर्मली आईटीसी अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर आप मोटर व्हीकल को यूज कर रहे हो फॉर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ फॉर द सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, नंबर 1, नंबर 2 आप उसको यूज कर रहे हो फॉर ट्रेनिंग और ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, तब भी आईटीसी अलाउड है। या फिर तीसरी चीज, अगर आप उसको यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इन दैट केस ऑल्सो आईटीसी इज अलाउड, ठीक है ना। तो ये आपको बताना चाह रहा था मैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक रेट का पॉइंट नंबर AA। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर AA ऑफ ब्लॉक क्रेडिट, जिसमें हम पढ़ेंगे वेसल और एयरक्राफ्ट के बारे में। जैसे हमने ऊपर मोटर व्हीकल के बारे में पढ़ा, बिल्कुल सिमिलर है उससे ऑलमोस्ट, वेसल और एयरक्राफ्ट। तो चलो, वेसल और एयरक्राफ्ट अगर हम यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर आप वेसल और एयरक्राफ्ट को, वेसल जो पानी में चलती है, एयरक्राफ्ट जो आसमान में चलती है,
जो पाकिस्तान अभी देख भी रहा है इंडिया के वेसल्स, इंडिया के एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स दोनों, ठीक है। वॉर अभी बोलूँ या ना बोलूँ पता नहीं, अभी सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान ने दोबारा, छोड़ो, इसमें कहाँ जा रहा हूँ मैं। अगर आप देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर आप वेसल या फिर एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर मैं बोलूँ अगर वेसल और एयरक्राफ्ट को यूज़ कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, इन दैट केस अगर आप वेसल या फिर एयरक्राफ्ट को यूज़ कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, इन दैट केस नॉर्मली देर इज नो आईटीसी अलाउड, नॉर्मली देर इज नो आईटीसी अलाउड। बट if you are using vessel or aircraft for further supply of such वेसल और एयरक्राफ्ट, मतलब आप वेसल और एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो उनको आगे बेचने के लिए, उनको आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड। या फिर अगर आप उस वेसल पे या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन कर रहे हो, या फिर उस एयरक्राफ्ट पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो, पैसेंजर पर्सन नहीं पैसेंजर कर रहे हो, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड, आईटीसी इज अलाउड, ठीक है ना। या फिर आप उस वेसल पे या फिर उस एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग दे रहे हो फ्लाइंग की या फिर नेविगेशन की, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर मान लो आप कोई वेसल या फिर कोई एयरक्राफ्ट आपने खरीदा है, उसका इनपुट आपने खरीदा है, वेसल या फिर एयरक्राफ्ट का या फिर कोई मोटर व्हीकल का आपने इनपुट खरीदा है, जिन पर आईटीसी ब्लॉक्ड है, जिस पर आईटीसी ब्लॉक्ड है एज पर क्लॉज ए या फिर क्लॉज डबल ए, ठीक है, उस पर आईटीसी ब्लॉक्ड है, उस पर आईटीसी ब्लॉक्ड है, क्या बोला मैंने, उस पर आईटीसी ब्लॉक्ड है, उस वेसल पर, उस एयरक्राफ्ट पर, उस मोटर व्हीकल पर आईटीसी ब्लॉक्ड है एज पर पॉइंट ए, एज पर क्लॉज ए या फिर क्लॉज डबल ए, ठीक है ना। और अगर इस मोटर व्हीकल पर, इस वेसल पर या फिर इस एयरक्राफ्ट पर आप कोई सर्विस ले रहे हो, जनरल इंश्योरेंस की, कोई सर्विसिंग की या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कोई सर्विस ले रहे हो, इन दैट केस इस इन पर्टिकुलर सर्विसेज की भी आईटीसी ब्लॉक्ड ही होंगी, इन पर्टिकुलर सर्विस की भी आईटीसी ब्लॉक्ड ही होंगी। मैंने क्या बोला, अगर आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदी है, कोई एयरक्राफ्ट खरीदी है, कोई आपने वेसल खरीदी है, इनका इनपुट आपने खरीदा है और इन पर आईटीसी ब्लॉक्ड है, एज पर पॉइंट ए या पॉइंट ए डबल ए जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो अगर आप इस वेसल पे कोई सर्विसिंग की सर्विस ले रहे हो, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ले रहे हो या फिर कोई जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हो, तो इन तीनों सर्विस की भी आईटीसी ब्लॉक्ड ही होगी, ठीक है ना। मतलब ब्लॉक्ड के ऊपर आप कोई भी सर्विस ले रहे हो ना इन तीनों की, तो इन तीनों की सर्विस भी ब्लॉक्ड होगी, ठीक है ना। इनका इनपुट की सर्विस की भी ब्लॉक्ड होगी, ठीक है, समझो मेरी बात। आगे बढ़ता हूँ उस पर। हाँ, फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस या फिर दोनों, ठीक है, ये सारे ब्लॉक्ड है। फॉलोइंग सप्लाई ऑफ सर्विस या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर दोनों ब्लॉक्ड है। पहली चीज़, फूड या बेवरेज या फिर आउटडोर केटरिंग की सर्विस या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस आप ले रहे हो, इसका इनपुट ले रहे हो तो ब्लॉक्ड है, इस पर क्रेडिट नहीं ले सकते आप, ठीक है ना। तीसरी चीज़, अगली चीज़, आप हेल्थ केयर सर्विस ले रहे हो, आप कॉस्मेटिक या फिर प्लास्टिक सर्जरी ले रहे हो, मैंने एल क्यों लिखा है यहाँ पे, एल यहाँ पे आना चाहिए, लीसिंग पे, यहाँ पे, हाँ ठीक है, हाँ, कॉस्मेटिक या फिर प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस ले रहे हो, या फिर लीसिंग या फिर रेंटिंग की सर्विस ले रहे हो, फायरिंग और मोटर व्हीकल की या फिर एयरक्राफ्ट या फिर वेसल की, जो कि क्लॉज ए या फिर क्लॉज डबल ए में है, जो कि ब्लॉक्ड है, मतलब उन पे सर्विस ले रहे हो, ठीक है। या फिर आप लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हो अदर देन जनरल इंश्योरेंस, नॉट जनरल इंश्योरेंस नहीं, लाइफ या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर इन सारी सर्विसेज को ले रहे हो या फिर इनमें से कोई भी गुड्स ले रहे हो, कोई सर्विस ले रहे हो, सर्विस ही है सारे, है ना, राइट, हाँ, कोई भी इनमें से सर्विस ले रहे हो, कोई भी इनमें सर्विस ले रहे हो, ये गुड्स है, कोई भी सर्विस ले रहे हो इनमें से या फिर कोई गुड ले रहे हो इनमें से, तो उनका आप क्रेडिट नहीं ले सकते, उनका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। सुनो, इसको याद कैसे करोगे, FOB HCLI, ठीक है, FOB HCLI, FOB, फॉब से क्या हो जाएगा, फूड एंड बेवरेज, ओ से क्या हो जाएगा, आउटडोर केटरिंग, FOB, बी से क्या हो जाएगा, बेवरेजेस, सॉरी बेवरेज क्या बोल रहा हूँ, ब्यूटी ट्रीटमेंट, बेवरेज बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, बेवरेज यहाँ पे था, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ठीक है ना। HCL से क्या हो जाएगा, हेल्थ केयर सर्विसेज, उसके बाद C से क्या हो जाएगा, कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, उसके बाद HCL, एल से क्या था, लाइफ इंश्योरेंस था क्या, नहीं, लाइफ, HCL, और एल से क्या था, लाइफ इंश्योरेंस तो नीचे था, आई से था, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस नीचे था, HCL, एल से एल से क्या था, हाँ, लीज रेंटिंग या फिर हायरिंग की सर्विस ले रहे हो मोटर व्हीकल की या फिर एयरक्राफ्ट या वेसल की, जो कि ब्लॉक्ड है अंडर क्लॉज ए या क्लॉज डबल ए, तो इनका आप आईटीसी नहीं ले सकते, लेकिन एक नोट है यहाँ पर अगर आप आईटीसी सुनो, आईटीसी अवेलेबल होगी, इनकी आईटीसी अवेलेबल होगी, जो ऊपर चीज़ें हैं उनकी आईटीसी अवेलेबल होगी, अगर आप इनका इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो इन्हीं का आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए, मतलब मान लो आप लाइफ इंश्योरेंस, मान लो आपने, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ मैं, आपने मान लो फूड या फिर कोई बेवरेज खरीदा है, उसको आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए, तो तब आप आईटीसी ले सकते हो, ठीक है ना, समझे। आगे, अगर आप कोई मेंबरशिप की सर्विस ले रहे हो किसी भी क्लब की, हेल्थ केयर सेंटर की या फिटनेस सेंटर की,
इन दैट केस आप इनका भी आईटीसी नहीं ले सकते, इनकी मेंबरशिप का भी आप आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है ना। जो मेंबरशिप की फीस आपने पे करी है उस पर जो जीएसटी आप पे चार्ज हुआ होगा, आप उस पर भी आईटीसी नहीं ले सकते, उस पर भी आप आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप कोई ट्रैवल बेनिफिट आपको एक्सटेंड किया जाए, अगर आप कोई ट्रैवल बेनिफिट आप एक्सटेंड कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को कोई ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंड कर रहे हो टू गो ऑन वेकेशन या फिर लीव पे जाने के लिए, या फिर होम ट्रैवल कंसेशन आप दे रहे हो एम्प्लॉयज़ को, इन दैट केस आप उसका भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, उसका भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसका भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर 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 प्रोवाइडेड आईटीसी ऑफ 1, 2 और 3, 1, 2 and 3 is provided ITC of 1, 2 and 3 is available where it is obligatory for the employer to provide employee under any law। सुनो, मान लो ये वाली सर्विस, ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंड करने की सर्विस, या फिर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने की सर्विस, या फिर यहाँ पर हेल्थ सेंटर की सर्विस या जिम की सर्विस, लॉ बोलता है, कोई लॉ बोलता है कि अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करो, अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करो। अगर लॉ बोलता है किसी एम्प्लॉयर को कि अपने एम्प्लॉयर को ये सर्विस प्रोवाइड करो, इनमें से कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो, तो इनमें से जो भी सर्विस लॉ कहता है ना कि प्रोवाइड करो अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर को ये कहता है ना, अगर लॉ किसी भी एम्प्लॉयर को ये कहता है, अगर लॉ एम्प्लॉयर को ये कहता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को इनमें से कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो या इनमें से कोई भी गुड्स प्रोवाइड करो, इन दैट केस यहाँ पर आपको आईटीसी उसका मिल जाएगा, आईटीसी उसका मिल जाएगा। लॉ अगर बोले एम्प्लॉयर को कि अपने एम्प्लॉयर को ये सारी सर्विस या ये सारे गुड्स या फिर दोनों प्रोवाइड करो, इनमें से कोई भी 1, 2, 3 में से, तो आपको उनका आईटीसी मिल जाएगा, उनका आईटीसी मिल जाएगा। अगर लॉ बोलती है तो आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है ना। समझे? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी सुनो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट या फिर गुड्स और सर्विस बोथ, अगर कोई भी आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट, पॉइंट नंबर सी इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, पॉइंट नंबर डी इस गुड्स या फिर सर्विस या फिर दोनों का, ठीक है ना। अगर आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो या फिर आप कोई गुड्स या फिर सर्विस या फिर दोनों खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, उसका इनपुट परचेज कर रहे हो और आप उसको यूज़ कर रहे हो, इन दोनों को आप यूज़ कर रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन दैट केस नो आईटीसी इज अलाउड, नो आईटीसी इज अलाउड। सुनो मैंने क्या बोला, अगर आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो या आप कोई गुड्स या फिर सर्विस खरीद रहे हो या फिर दोनों खरीद रहे हो, इनपुट खरीद रहे हो इनका, और आप इनको यूज़ कर रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब इससे प्लांट एंड मशीनरी नहीं बना रहे, इससे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो, ये घर, ये बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है, इमूवेबल है ये, लेकिन ये बॉटल मूवेबल है, ये बॉटल मूवेबल है, ठीक है। तो अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो या फिर आप कोई गुड्स या सर्विस या फिर दोनों खरीद रहे हो और आप उससे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड, नॉट अलाउड, सॉरी, इन दैट केस आईटीसी इज नॉट अलाउड। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दैट केस आईटीसी इज नॉट अलाउड, इन दैट केस आईटीसी इज नॉट अलाउड। लेकिन मैं बोलूँ अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो या गुड्स और सर्विस खरीद रहे हो और आप उससे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो प्लांट एंड मशीनरी, आप उससे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो प्लांट एंड मशीनरी, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो एक और चीज़, अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो, लेकिन आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए, एक्सेप्ट वेयर इट्स इनपुट इज फॉर द सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ही सर्विस आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए, तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो, आप गुड्स और सर्विस खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, ताकि आप कंस्ट्रक्ट कर पाओ प्लांट एंड मशीनरी, तब भी आप आईटीसी ले सकते हो। लेकिन आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो और गुड्स और सर्विस भी खरीद रहे हो, लेकिन आप उससे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन दैट केस आईटीसी इज नॉट अलाउड, इन दैट केस आईटीसी इज नॉट अलाउड, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको हम समझेंगे। फॉर क्लॉज नंबर सी एंड क्लॉज नंबर डी, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशंस, ऑल्टरेशंस एंड रिपेयर्स। सुनो मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है, कंस्ट्रक्शन में आता है रिकंस्ट्रक्शन आता है, रेनोवेशन आता है, एडिशन आता है, ऑल्ट्रेशन आता है, रिपेयर आता है, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है, सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन के अंदर ज़्यादा ही जोश में आ जाता हूँ मैं, सुनो, कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशंस और एडिशंस, ऑल्टरेशंस और रिपेयर्स, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। सुनो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे जो बोला है उसको समझाता हूँ, सुनो। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये हमारा बैलेंस शीट। दो ऑप्शन है मेरे पास, जब मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, जब मैं कंस्ट्रक्शन की सर्विस लेता हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक्सपेंस दिखा दूं, कंस्ट्रक्शन मतलब रिवेन्यू एक्सपेंस दिखा दूं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहां पर कंस्ट्रक्शन को दिखा दूं, यहां पर, ठीक है, और इस पर ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन लेता रहूं, ठीक है।
मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। अगर मैं ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करता हूँ ना, कैपिटलाइज करने का ऑप्शन ऑप्ट करता हूँ, कैपिटलाइज करने का ऑप्शन ऑप्ट करता हूँ, तब मैं आईटीसी नहीं ले सकता, तब मैं आईटीसी नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ, मैं डेप्रिसिएशन लूंगा ना आगे इनकम टैक्स एक्ट में। लेकिन अगर मैं इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रहा हूँ, एक ही बार में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रहा हूँ, डेप्रिसिएशन नहीं ले रहा, उस केस में मैं आईटीसी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं कैपिटलाइज नहीं कर रहा, मैं डेप्रिसिएशन नहीं लूंगा उस पर, ठीक है। समझे मेरी बात? मतलब कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयर्स, ऑल्टरेशंस एंड रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रहा हूँ तब मैं आईटीसी ले सकता हूँ। समझे? आगे सुनो, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी के अंदर क्या क्या आता है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर क्या क्या आता है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आता है apparatus, इक्विपमेंट या फिर मशीनरी which is fixed to earth by foundational or structural support, and which is used for making outward supply of goods या फिर सर्विस और both। सुनो, प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एपेरेटस है, इक्विपमेंट है या फिर कोई मशीनरी है जो कि फिक्स्ड है अर्थ से बाय फाउंडेशनल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। मतलब कुछ मशीनरी ऐसी होती है ना जो अर्थ से अटैच होती है, किसी स्ट्रक्चर से अर्थ से अटैच होती है, उसको भी मशीनरी बोलेंगे, ठीक है ना। और उस मशीनरी को, और मशीनरी क्या है, मशीनरी आप क्यों यूज़ करते हो, मशीनरी आप क्यों यूज़ करते हो? ताकि उससे आप कुछ बना पाओ। फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल है, बॉटल की मशीन है, उस मशीन से बॉटल बनती है, उस बॉटल को आप आउटवर्ड सप्लाई कर पाते हो, ठीक है ना। सो मशीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस और बोथ, ठीक है। बॉटल को आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए मशीन आप खरीद रहे हो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। आगे सुनो, मशीन में क्या इंक्लूड होता है, एक मशीन क्या होती है, एक मशीन में क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड्स फाउंडेशनल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये जो फाउंडेशनल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट है ना, जिससे मशीन अटैच है अर्थ से, वो स्ट्रक्चर भी जिससे मशीन अटैच है अर्थ से, वो स्ट्रक्चर भी जिससे मशीन अर्थ से अटैच है, उसको भी आप मशीन बोलोगे, उसको भी आप मशीन बोलोगे, स्ट्रक्चर को भी मशीन बोलोगे, ठीक है। इस डेफिनेशन के अंदर, इस एक्सप्लेनेशन के अंदर ये है, ठीक है। आगे सुनो, अब मशीन में क्या नहीं आता, एक्सक्लूड्स कोई भी लैंड कोई भी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग या फिर कोई भी सिविल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ब्रिज, ये सारी लैंड एंड बिल्ड, ये सारी मशीन नहीं कहलाएंगी, ये सारी मशीन नहीं कहलाएंगी। कोई भी टेलीकम्युनिकेशन टावर मशीन नहीं कहलाएगा। कोई भी पाइपलाइन जो कि फैक्ट्री के बाहर है, वो भी मशीन नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। सुने, समझे मेरी बात, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ऑल इज वेल। आगे सुनो, कोई भी गुड्स या फिर सर्विस और पता नहीं अचानक से तबीयत खराब लगने लगी, लग रहा है कि तबीयत खराब होने वाली है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। आगे, गुड्स या फिर सर्विस और बोथ, गुड्स या फिर सर्विस और बोथ, अगर आप खरीद रहे हो, कोई भी गुड्स खरीद रहे हो या फिर कोई सर्विस खरीद रहे हो जिन पर आप टैक्स पे कर रहे हो अंडर सेक्शन 10, एक मिनट रुकना, हाँ, गुड्स या फिर सर्विस और बोथ जिन पर आप टैक्स पे कर रहे हो अंडर सेक्शन 10। फॉर एग्जांपल सेक्शन 10 किसके ऊपर था? सेक्शन 10 वाज अबाउट कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन डीलर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि कंपोजिशन डीलर आईटीसी अवेल नहीं कर सकता, ना वो आईटीसी आगे पास ऑन कर सकता है, ना वो आईटीसी अवेल कर सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी गुड्स या फिर सर्विस अगर कोई कंपोजिशन डीलर परचेज कर रहा है, तो उस केस में उस पर वो आईटीसी नहीं ले सकता, ठीक है ना। पहली चीज़ हमने पढ़ ली, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर, गुड्स या फिर सर्विस और बोथ विच इज रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसके बारे में इन डिटेल हम अगले वन शॉट सीरीज में पढ़ेंगे। वन शॉट सीरीज होने वाला है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। सुनो, एक्सेप्ट वेयर गुड्स आर इंपॉर्टेंट बाय हिम, अगर कोई भी गुड्स एनआरटीपी रिसीव कर रहा है, कोई भी सर्विस एनआरटीपी रिसीव कर रहा है, मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन रिसीव कर रहा है, तो वो उन गुड्स पर आईटीसी अवेल नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो गुड्स वो इंपोर्ट कर रहा है, वो एनआरटीपी या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, तब उस पर वो आईटीसी ले सकता है, अगर कोई भी गुड्स या फिर सर्विस और बोथ पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा है, उस केस में भी आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, उस केस में भी आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस के लिए ही एलिजिबिलिटी में जाओ, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में, अ पर्सन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी in respect of supply of goods or supply of service or both if it is used or intended to be used in the course or furtherance of the business। बिजनेस में अगर आप यूज कर रहे हो तभी आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। अगर आप बिजनेस में यूज नहीं कर रहे उसको, बिजनेस में आप गुड्स को यूज नहीं कर रहे, इनपुट को यूज नहीं कर रहे, तब आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, समझे मेरी बात। आगे बढ़ता हूँ, अब पॉइंट नंबर एच, गुड्स विच आर लॉस्ट, स्टोलन या फिर डिस्ट्रॉयड, कोई भी गुड्स अगर खो गए, लॉस्ट हो गए, या फिर कोई भी गुड्स चोरी हो गए, या कोई भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, फायर हो गई, आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गए, तो आप उन लॉस्ट गुड्स का, उन स्टोलन गुड्स का या फिर उन डिस्ट्रॉयड गुड्स का आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं बोलूँ मेरे गुड्स चोरी हो गए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, और मैं उसको पर्सनल कंजम्पशन में यूज़ कर रहा हूँ, है ना, आईटीसी भी अवेल कर लो, पर्सनल कंजम्पशन में भी यूज़ कर रहा हूँ, तो कमेंट करिए हम पागल है, डिस्ट्रॉय हो गए तुम्हारी गलती भाई, तुम्हारी गलती, डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स, हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। आगे,
गुड्स विच आर रिटर्न ऑफ या फिर डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर फ्री सैंपल। सुनो, यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है अगर कोई भी गुड्स तुमने राइट ऑफ कर दिए या फिर तुमने डिस्पोज ऑफ कर दिए बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर फ्री सैंपल, बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर फ्री सैंपल, इन दैट केस यहाँ पर आईटीसी अलाउड नहीं है, आईटीसी अलाउड नहीं है। अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया और गिफ्ट देने के पर्सपेक्टिव से आपने मतलब राइट ऑफ कर दिया गुड्स को, या फिर अपने गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया गिफ्ट के थ्रू, गिफ्ट देने के थ्रू या फ्री सैंपल के थ्रू, तो उस केस में आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। लेकिन मान लो अगर आपने आईटीसी अवेल फिर भी कर लिया तो उसको एज पर शेड्यूल 1 पैरा 1 ऑफ सप्लाई उसको आप सप्लाई कंसीडर कर लो, उसको सप्लाई कंसीडर कर लो और उस पर जीएसटी लगेगा, उस पर जीएसटी लगेगा। सब शेड्यूल 1 क्या कहता था, सप्लाई का शेड्यूल 1 क्या कहता था, सुनो वो क्या कहता था, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शैल बी treated as supply even if it is made without consideration. Following transactions shall be treated as supply even if it is made without consideration. ये कहता था शेड्यूल 1, ये कहता था शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 का पैरा 1 क्या कहता था, शेड्यूल 1 ऑफ सप्लाई का पैरा 1 क्या कहता था, वो कहता था कि उसको ये कहता था कि वो कहता था कि यहाँ पर अगर मान लो आप कोई बिजनेस एसेट को परमानेंटली डिस्पोज कर रहे हो, if a business asset is permanently disposed or transferred where ITC is availed on such, where ITC is already availed on such business asset, in that case it shall be treated as supply, it shall be treated as supply। मैंने क्या बोला, मान लो शेड्यूल 1 क्या कहता था, पहली चीज़ अगर आप कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिन पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी है, जिनमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी है, तब भी उसको आप सप्लाई मान लो, तब भी उसको सप्लाई मान लो। शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 1 क्या कहता था, अगर आप किसी बिजनेस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो जिस पर आपने आईटीसी ऑलरेडी लिया हुआ है, जिस पर आपने आईटीसी ऑलरेडी अवेल किया हुआ है, इन दैट केस यहाँ पर इन दैट केस आप तब जिन पर आपने आईटीसी अवेल कर रखा है, इन दैट केस अब उसको सप्लाई मान लो, उस पर सप्लाई मान लो और उस पर जीएसटी पे कर दो। तो गवर्नमेंट दो ऑप्शन दे रही है, या तो कह रही है तुम आईटीसी अवेल मत करो, ठीक है, आईटीसी अवेल मत करो। गवर्नमेंट कह रही है अगर तुमने आईटीसी फिर भी अवेल कर लिया तो उसको शेड्यूल 1 पैरा 1 के हिसाब से उसको सप्लाई मान लो, और अगर तुम सप्लाई मानोगे किसी भी चीज़ को तो उस पर जीएसटी दोगे, है ना, तो उस पर जीएसटी दे दो। गवर्नमेंट कह रही है तो या तो तुम आईटीसी क्लेम मत करो, सप्लाई भी मत मानो, या तो तुम इसको सप्लाई मान लो और आईटीसी भी क्लेम कर लो, दोनों में से कुछ भी कर लो, ठीक है, गवर्नमेंट ये कह रही है। अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 18, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंस। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंस, सुनो अब यहाँ पर 18 सबसेक्शन 1 में यहाँ पर ए बी सी और डी पॉइंट है, अब हम ए और बी को साथ में पढ़ रहे हैं। सुनो, अ पर्सन हु अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ही इज लाइबल टू रजिस्टर एंड हैज बीन ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन। किसी पर्सन ने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए जिस दिन वो लाइबल हुआ। सुनो, अ पर्सन मतलब हु इज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days, मान लो आज मैं लाइबल हुआ रजिस्टर के लिए, आज मैं लाइबल हुआ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, और आज ही के दिन या फिर आज से 30 दिन के अंदर विद इन 30 days मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे रजिस्ट्रेशन मिल भी गई, इन दैट केस दैट पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम आईटीसी ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक। यानी कि कपड़ा, अगर आप जीन्स बना रहे हो तो कपड़ा खरीदोगे ना, इनपुट दैट इज इनपुट हेल्ड इन स्टॉक का आईटीसी ले सकते हो। और आप इनपुट कंटेनिंग सेमी फिनिश गुड्स, यानी कि कपड़ा आपने थोड़ा बहुत सिल दिया है लेकिन जीन्स अभी बना नहीं है, सेमी फिनिश गुड है, जीन्स अभी बना नहीं है, उसका भी आईटीसी ले सकते हो। मतलब यहाँ पर मैं बोलूँगा रॉ मटेरियल, यहाँ पर सेमी फिनिश गुड्स, यहाँ पर फिनिश गुड्स, ये तीनों अगर आपकी जो भी इनपुट है इनका आप आईटीसी ले सकते हो, मैंने क्या बोला, a person who has applied for registration within 30 days and has been granted such a registration is entitled to claim ITC of what? Is entitled to claim ITC of input held in stock, यानी कि raw material और सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, इन तीनों के इनपुट का वो आईटीसी ले सकता है, विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। वेयर, सुनो, on the day immediately preceding the date he is liable to pay tax under this act, on the day immediately preceding the date he is liable to pay tax under this act, ठीक है ना। मतलब जिस दिन वो लाइबल हुआ जीएसटी पे करने का, अंडर सेक्शन 22 हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, उस दिन से एक दिन पहले की जो भी उसके पास इनपुट है, उन सारे इनपुट हेल्ड इन स्टॉक यानी कि रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का या फिर सेमी फिनिश गुड्स का, वो आईटीसी ले सकता है। उसके एक दिन पहले के सारे रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश गुड्स का या फिर फिनिश गुड्स का वो आईटीसी ले सकता है, ठीक है ना। ये आपको बताना चाह रहा था मैं। सुनो, अब एक चीज़ आपको बताता हूँ
ये हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सुनो। मान लो लाइबल हुआ कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 1/5/25 को, ठीक है ना। उसने अप्लाई किया 15/5/25 को, 15/5/25 आई भी नहीं है, उसने अप्लाई कर दिया 15/5/25 को, ठीक है। तो यहाँ पर 30 दिन हो गए, यहाँ पर 30 दिन हो गए खत्म 30/5/25 को, ठीक है ना। भले इसने अप्लाई बाद में किया और इसको ग्रांट हुई मान लो 15/6/25 को रजिस्ट्रेशन, तो एक बात बताऊँ, इसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाएगी? इसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी जिस दिन वो लाइबल हुआ। अगर कोई पर्सन जब लाइबल होता है उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर देता है ना, तो उसके 30 दिन के अंदर उसने जब भी रजिस्ट्रेशन किया हो, अभी उसने यहाँ पर किया है, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाती है द डे ही इज लाइबल टू रजिस्टर्ड, ठीक है, द डे ही वॉज लाइबल टू रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। ये ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन को डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मानी जाती, जिस दिन वो लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए वो मानी जाती है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो मानी जाती है जिस दिन वो लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ये आपको बता रहा हूँ, हम ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सएप करो, बहुत फास्टली आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सुनो आगे, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुआ और उसने 30 दिन के अंदर अप्लाई किया और उसको रजिस्ट्रेशन मिल भी गई, तो वो आईटीसी ले सकता है। किस किस का आईटीसी ले सकता है? रॉ मटेरियल का ले सकता है आईटीसी, वो इनपुट टैक्स वो ले सकता है आईटीसी। किसका ले सकता है? सेमी फिनिश गुड्स का ले सकता है, वो फिनिश गुड्स का ले सकता है। ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ही इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना। आगे, अगर कोई बंदा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, वो अभी लाइबल नहीं हुआ है, वो लाइबल नहीं हुआ है अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, वो लाइबल नहीं हुआ है, लेकिन अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है कि भैया मेरे को दे दो रजिस्ट्रेशन, मुझे प्लीज़ दे दो रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो उस केस में ही इज़ ऑल्सो इंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स ऑफ स्टॉक, यानी कि रॉ मटेरियल का इनपुट ले सकता है आईटीसी, सेमी फिनिश गुड्स का आईटीसी ले सकता है, फिर फिनिश गुड्स का भी आईटीसी ले सकता है ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जब वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है ना, तब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाएगी? ग्रांट, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिली है, मतलब जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई है वही मानी जाएगी उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वही मानी जाएगी उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वही मानी जाएगी उसके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई है उससे एक दिन पहले की जो भी रॉ मटेरियल की आईटीसी है, जो भी सेमी फिनिश गुड्स की आईटीसी है, या जो भी फिनिश गुड की आईटीसी है, वो उसको अवेल कर सकता है, वो उसको अवेल कर सकता है, ठीक है ना। आ गया पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी हम पढ़ेंगे। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी ऑफ सेक्शन 18 सब सेक्शन 1। तो चलो यहाँ पर वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, मतलब कोई रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 10 में टैक्स पे कर रहा था, पहले वो कंपोजिशन डीलर था, लेकिन अब वो कंपोजिशन डीलर नहीं रहा, वो अब उसकी मान लो फॉर एग्जांपल एग्रीगेट टर्नओवर जो 1.5 करोड़ की थी वो क्रॉस हो गई, ठीक है, वो क्रॉस हो गई, इसकी वजह से वो कंपोजिशन डीलर नहीं रहा। सो वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 shall be entitled to claim ITC of इनपुट टैक्स हेल्ड इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, यानी कि यहाँ पर मैं बोलूँ रॉ मटेरियल, या फिर इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड, जिसको मैं बोलूँ यहाँ पर सेमी फिनिश गुड्स, या फिर इसको मैं बोलूँ यहाँ पे फिनिश गुड्स। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड है, यहाँ पे एक चीज़ और क्या ले सकते हो, एक चीज़ और की आईटीसी ले सकते हो जो कि है कैपिटल गुड की आईटीसी आप ले सकते हो। ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट द रजिस्टर्ड पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9, जो कि चार्जिंग सेक्शन है, जीएसटी का, जो कि जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है ना। लेवी का सेक्शन है, कलेक्शन का सेक्शन है, लेवी का सेक्शन है, ठीक है ना। तो देखो जिस दिन वो पर्सन सेक्शन 10 में टैक्स पे करने के लाइबल नहीं रहा, जिस दिन वो पर्सन सेक्शन 10 में टैक्स पे नहीं कर सकता, जिस दिन कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 10 में टैक्स पे नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर एग्जांपल उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गया, थ्रेशोल्ड से, जो थ्रेशोल्ड कंपोजिशन डीलर की है उसे क्रॉस कर गया, इन दैट केस वो आईटीसी ले सकता है। वो आईटीसी किस किस चीज़ की ले सकता है? रॉ मटेरियल की ले सकता है, सेमी फिनिश गुड्स की ले सकता है, फिनिश गुड्स की ले सकता है, और साथ में कैपिटल गुड्स की भी ले सकता है। एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई है, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ही इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9, यानी कि चार्जिंग सेक्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वेयर द एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस और बोथ बाय रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स टैक्सेबल सप्लाई। मैंने क्या बोला? कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई कोई कर रहा है, कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई कोई रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है और वो टैक्सेबल सप्लाई बन गई है, इन दैट केस such person shall be entitled to claim ITC of raw material, finished goods, semi-finished goods and capital goods which are used exclusively for such exempt supply, ठीक है ना। On the day immediately preceding the date such सप्लाई बिकम टैक्सेबल सप्लाई। कोई ऐसा पर्सन है जो कि एग्जाम सप्लाई कर रहा था, कोई ऐसे सप्लाई कर रहा था जो गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन एग्जाम्प्ट किए हुए हैं, जिसको गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन ही टैक्सेबल सप्लाई बना दिया है, तो अब वो पर्सन जो कि एग्जाम सप्लाई कर रहा था
वो आईटीसी ले सकता है किस किस चीज़ की, रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स की, सेमी फिनिश गुड्स की, साथ में कैपिटल गुड्स की भी ले सकता है, जिसको यूज़ किया जा रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर सच एग्जाम सप्लाई ओनली ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मतलब एक दिन पहले, उस दिन से जिस दिन वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बनी, जिस दिन वो एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 18 सबसेक्शन 2 सुनो, registered person is not entitled, shall not be entitled to claim ITC under section 18 subsection 1 for supply of goods or supply of service or both after expiry of 1 year from the issue of tax invoice of such supply। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मैं कह रहा हूँ आप आईटीसी तो ले सकते हो, 18 सबसेक्शन में आईटीसी तो ले सकते हो, 4 कंडीशन जो थी ABCD, उसमें आप आईटीसी तो ले सकते हो, लेकिन आप आईटीसी किस इनवॉइस का ले सकते हो? आप उस इनवॉइस का ले सकते हो जो इनवॉइस 1 साल से पुरानी नहीं है, जो इनवॉइस 1 साल से पुरानी नहीं है, 1 या 1 साल से पुरानी नहीं है। अगर इनवॉइस 1 साल से पुरानी हो गई तो आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम आईटीसी अंडर 18 सबसेक्शन 1 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर 1 साल की एक्सपायरी के बाद आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है उसके 1 साल तक आप आईटीसी अवेल कर सकते हो उस इनवॉइस का। ठीक है ना, अंडर 18 सबसेक्शन 1 अगर 1 साल क्रॉस हो गया तो आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, तो आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, 1 साल की लिमिट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 18 सबसेक्शन 3 आगे यहाँ पर, वेयर देयर इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बाय वे ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमेलगमेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस विथ द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, then said registered person is allowed to transfer ITC in the manner as may be prescribed। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मान लो कोई बिजनेस है जिसको आप बेच रहे हो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हो, उसको बेच के, उसको अमेलगमेट करके, उसको मर्ज करके, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो क्या आप उस बिजनेस को जो बेच रहे हो, क्या साथ में उसका आईटीसी भी ट्रांसफर कर सकते हो? जो आईटीसी आपके पास पड़ा हुआ है, क्या वो आईटीसी भी ट्रांसफर कर सकते हो? तो कह रही है हाँ, गवर्नमेंट कह रही है हाँ, आप आईटीसी कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वो कंडीशन या मैनर हमने यहाँ पर नहीं मेंशन किए हैं। आप आईटीसी भी ट्रांसफर कर सकते हो अगर आप बिजनेस बेच रहे हो तो, लेकिन आपको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी और मैनर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट कहेगी। सुनो आगे, यहाँ पर 18 सबसेक्शन 4 वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन अवेल्ड आईटीसी एंड पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन अवेल्ड आईटीसी एंड ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसने आईटीसी अवेल कर लिया है, लेकिन अब वो कह रहा है भैया मैं सेक्शन 10 में टैक्स पे करूंगा, मैं कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करूंगा। ठीक है ना, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में तो आप आईटीसी ले ही नहीं सकते, तो उस केस में क्या होगा? और साथ में कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने आईटीसी अवेल कर लिया है, लेकिन अब जो गुड्स या फिर जो सर्विस वो सप्लाई कर रहा है वो होली एग्जेम्प्ट बन गए हैं। वो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली, वो होली एग्जेम्प्ट बन गया है। जंगल में फूल खिला, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली, और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जो निकाली उसमें लिखा था कि वो गुड्स और वो सर्विस या फिर दोनों वो जो सप्लाई कर रहा है वो एग्जेम्प्ट हो गए हैं, और उसने आईटीसी भी अवेल कर लिया है। तो अब क्या होगा जब आईटीसी अवेल कर लिया है और वो डिसाइड कर रहा है कि मैं कंपोजिशन डीलर बन जाऊं, और आईटीसी अवेल कर लिया है और वो जो गुड्स या सर्विस जो बेच रहा है वो होली एग्जेम्प्ट हो गए हैं, तब इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? इन दोनों कंडीशन में सच पर्सन शैल पे अमाउंट बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश या फिर क्रेडिट लेजर इक्वलेंट टू द क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, यानी कि रॉ मटेरियल का, या फिर इनपुट हेल्ड इन सेमी फिनिश गुड्स, या फिर फिनिश गुड्स का, या फिर फिनिश गुड्स का, या फिर कैपिटल गुड्स का। इसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। जो आईटीसी आपने लिया है आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मान लो आपने आईटीसी ले लिया है, आपके आईटीसी लेने के बाद आप डिसाइड करते हो कि आप कंपोजिशन डीलर बन जाओगे, या फिर आपके आईटीसी लेने के बाद आप जो गुड्स या फिर सर्विस बेच रहे हो वो होली एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी है बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका आईटीसी होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका यहाँ पर जो आप कैश डिपॉजिट करते हो जीएसटी पोर्टल में, इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वो कैश पड़ा रहता है जिससे आप अल्टीमेटली 3B में टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हो। ठीक है ना, टैक्स लायबिलिटी पे करते हो गवर्नमेंट को ड्यू डेट पर। अब यहाँ पर कैपिटल गुड जिस पर आप आईटीसी लेते हो उसको जब आप रीपे करोगे तो आपको रीपे कैसे करना है? एज इट इज़ नहीं करना है आपको, ये आपको आगे समझाऊंगा, इसको भी रहने दो, छोड़ो। हाँ, यहाँ पर समझाऊंगा इसको। यहाँ पर सुनो, हाँ 18 सबसेक्शन 6 सुनो। मान लो आप कोई कैपिटल गुड या फिर प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे हो जिस पर आपने ऑलरेडी आईटीसी ले लिया है, जिस पर आपने ऑलरेडी आईटीसी अवेल कर लिया है। मैंने कोई मशीन खरीदी है, मैंने इस पर आईटीसी ले लिया है, उसके टैक्स कंपोनेंट पर मैंने आईटीसी ऑलरेडी ले लिया है। लेकिन अब मैं डिसाइड करता हूँ मुझे वो मशीन बेचनी है, मुझे वो मशीन सेल करनी है। मैंने आईटीसी भी ले लिया है और अब मैं सोच रहा हूँ मुझे बेचनी है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम पागल है, हमारे माथे पे सी लिखा है,
मतलब चाचा, सी मतलब चाचा, मतलब गवर्नमेंट हमारे हमसे बड़े हैं ना, तो मैं उनको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सी का क्या मतलब समझ रहे हो आप बहुत गलत समझ रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, मैं तो वहाँ तक पहुँचा भी नहीं था। तो सुनो, हाँ, इसके बाद गवर्नमेंट कह रही है हमारे माथे पे सी लिखा है क्या, क्या मैं तुम्हारी फैमिली मेम्बर हूँ जो तुम ऐसे तैसा करोगे? ठीक है, हाँ, तो सी मतलब वही है, आप वो मत समझो जो आप समझ रहे हो। सुनो आगे, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी सेल कर रहे हो जिस पर आपने आईटीसी ऑलरेडी अवेल कर लिया है, जिस पर आपने आईटीसी ऑलरेडी अवेल कर लिया है, इन दैट केस गवर्नमेंट कहती है कि आपको भैया आईटीसी देना पड़ेगा हमें, आपको देख आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमें पे करना पड़ेगा, आपको हमें आईटीसी वापस पे करना पड़ेगा, आपको हमें आईटीसी वापस पे करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा आईटीसी पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट कहती है रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे आईटीसी ऑन सेड कैपिटल गुड या प्लांट एंड मशीनरी जिसको आप बेच रहे हो रिड्यूस बाय सच परसेंटेज पॉइंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मैंने क्या बोला? मतलब 5% पर क्वार्टर या फिर पार्ट। मान लो आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, ठीक है, 10,000 रुपये का टैक्स दिया, 10%, प्लस करो, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, 1,10,000 रुपये का आपने जो है आपकी टोटल वैल्यू है, ठीक है, टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू है। अब सुनो, यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है अगर मान लो आपने आईटीसी ले लिया, ठीक है, और आपने मान लो 6 महीने बाद आपने बेच दिया, 6 महीने बाद आपने बेच दिया, ठीक है, तो अब गवर्नमेंट कहती है कि ना जो 10,000 रुपये है ना, इस पर 5% पर क्वार्टर माइनस कर करता हूँ, रुको, 10,000 माइनस 5% ऑफ 10,000, 5% 10,000 इंटू 2, अरे भाई बहुत गलत लिख रहा हूँ, रुको, 10,000 माइनस 10%, 9,000 ही होगा ऑफकोर्स, 10,000 माइनस 10%, 5% पर क्वार्टर है ना, तो 6 महीने बाद बेच रहा हूँ, तो एक महीने में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, 6 महीने मतलब 2 क्वार्टर, ठीक है, 2 क्वार्टर मतलब 10%, 5 + 5, ठीक है, तो 9,000, या तो 9,000 का हमें आईटीसी पे करो, या तो 9,000 का हमें आईटीसी पे करो बाय रिड्यूसिंग इट बाय परसेंटेज पॉइंट, बाय रिड्यूसिंग इस बाय परसेंटेज पॉइंट एस प्रिस्क्राइब्ड, या फिर जो तुमने बेचा, मान लो तुमने मशीन बेची 50,000 रुपये की, उस पर 10,000 रुपये टैक्स दिया तुमने, सॉरी 10% तुमने टैक्स दिया, 5,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी हायर है, गवर्नमेंट कहती है इन दोनों में से जो भी हायर है वो मुझे पे करो। हायर क्या है? 9,000। गवर्नमेंट कहती है मेरा पागल मत बनाओ, चुपचाप 9,000 रुपये पे कर दो। अगर तुम प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे हो जिस पर तुमने आईटीसी ले रखा है, तो भैया तुम हमसे पागलबंती मत, हमसे तुम तेज मत बनो, हमसे तुम शाने मत बनो, हमसे चुपचाप तुम इन दोनों में से जो भी हायर है, इन दोनों में से जो भी हायर है हमें वो पे करो, ठीक है ना। अब सुनो आगे, प्रोवाइडेड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ ब्रिक्स, मोल्ड्स या फिर डाइस या फिर फिक्चर्स एज स्क्रैप, टैक्सेबल पर्सन शैल पे टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15। मतलब जब आप ब्रिक्स बेच रहे हो, मोल्ड्स बेच रहे हो या फिर डाइस बेच रहे हो, ठीक है, या फिर फिक्चर बेच रहे हो एज स्क्रैप इनको आप बेच रहे हो, इन दैट केस टैक्सेबल पर्सन को जो इनको बेचने पर, फॉर एग्जाम्पल इन सबको 5,000 का बेच रहा है, 5,000 का बेच रहा है, इस पर 5% टैक्स है, यानी कि 2,500 रुपये टैक्स है, 2,500 रुपये टैक्स है, तो वो टैक्स ही एज इट इज़ पे कर दे भाई, तो वो टैक्स ही एज इट इज़ मुझे पे कर दे, वो टैक्स ही मुझे एज इट इज़ पे कर दे। अगर तूने इसका आईटीसी लिया हुआ है तो मुझे वो टैक्स ही एज इट इज़ पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर तू उसको स्क्रैप बेच रहा है तो, ठीक है, इस पर तुझे ये वाला झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि तू टैक्स से तू 5% पर क्वार्टर माइनस कर रहा है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टैक्स दे दे हमें, जो भी तेरे को ट्रांजेक्शन वैल्यू में टैक्स तूने कलेक्ट करी है अपने रिसिपेंट से, वो टैक्स हमें डायरेक्टली पे कर दे, ठीक है। आगे लास्ट चीज़ आईटीसी की, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। हाँ, रूल नंबर 86 बी, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सुनो, गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है टू यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मैंने क्या बोला? बहुत ध्यान से मैंने एक चीज बोली है, सुनना। Notwithstanding with anything contained in these rules, registered person shall not use the amount of electronic credit ledger to discharge the liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability where taxable supply other than exempt supply and zero rate supply in a month is more than 50 lakh rupees. गवर्नमेंट कहती है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, ये एग्जाम के लिए तो रेलिवेंट है नहीं, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, मान लो वो आईटीसी अवेल कर रहा है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन वो आईटीसी अवेल कर रहा है,
ठीक है। तो वो ITC 99% से ज़्यादा अवेल नहीं कर सकता, 99% से ज़्यादा अवेल नहीं कर सकता अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। अगेंस्ट आउटपुट टैक्स 99% से ज़्यादा ITC अवेल नहीं कर सकता, 99% से ज़्यादा ITC वो अवेल नहीं कर सकता अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। In case this is only valid if the taxable supplies अदर देन एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेट सप्लाई, अदर देन एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेट सप्लाई, इनको मैंने क्या होता है सप्लाई में पढ़ाया है। एग्जेम्प्ट सप्लाई बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, और जीरो रेट सप्लाई इनके सब एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, इनके सब एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप ITC अवेल नहीं कर सकते इन एक्सेस ऑफ 99%, इफ आप ITC अवेल, गवर्नमेंट कहती है आप ITC अवेल नहीं कर सकते इन एक्सेस ऑफ 99% इन अगेंस्ट आउटपुट टैक्स if your taxable supply other than exempt supply and zero rate supply in a month is more than 50 lakh rupees। अगर आपकी taxable supply other than exempt supply और zero rate supply 50 लाख से ऊपर है ना, 50 लाख से ऊपर है ना, तो भैया गवर्नमेंट कह रही है आप ITC 99% से ज़्यादा अगेंस्ट आउटपुट टैक्स नहीं ले सकते। मान लो आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है वो 60 लाख है और आपकी ITC, आपका जो आउटपुट टैक्स बन रहा है, आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है 10 लाख रुपए का, आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है, आपका ये जो है 60 लाख है। जो आपका टैक्सेबल सप्लाई है अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई जीरो रेट सप्लाई 60 लाख बन रहा है, और आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है यहाँ पर 10 लाख रुपए, ठीक है, और आपका इनपुट टैक्स का बैलेंस पड़ा है आपके पास 15 लाख रुपए का। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि एक मिनट, आप सिर्फ आउटपुट टैक्स का 99% का ही ले सकते हो, आप 99% का ही ले सकते हो ITC, मतलब तो 10 लाख का 99% ले सकते हो, यानी कि 10 लाख माइनस 9.9 लाख, तो ये कितना हो गया। आप अल्टीमेटली आपको गवर्नमेंट को 10,000 रुपये पे करने ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट ये कह रही है अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई जीरो रेट सप्लाई 50 लाख से ऊपर है ना, 50 लाख से ऊपर है ना, तो आप 99% से ऊपर ITC अवेल नहीं कर सकते अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, ठीक है, समझे। लेकिन अगर मान लो 50 लाख से नीचे है या 50 लाख तक है आपका टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई जीरो रेट सप्लाई, इन दैट केस आप अगर 15 लाख का आपके पास ITC का बैलेंस पड़ा है और 10 लाख रुपये आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, तो आप डायरेक्टली पूरा 10 लाख रुपये आप ITC अवेल कर सकते हो और गवर्नमेंट को कुछ भी पे मत करो, कुछ भी पे मत करो, ठीक है, समझे मेरी बात। तो ये ITC चैप्टर पूरा खत्म हो गया। कोई डाउट हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अगला चैप्टर जो मैं वन शॉट सीरीज़ का लाऊंगा वो होगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर का, और बहुत अच्छा होगा वो, और आप पढ़ते रहो अच्छे से। एग्ज़ाम आपके आने वाले 28 तारीख को मेरा बर्थडे भी है और आपका एग्ज़ाम भी है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बर्थडे वाले दिन 27 तारीख को मेरे ख्याल से BCom का है और 28 तारीख को मेरे ख्याल से SOL का है, ठीक है ना। तो मैं बहुत खुश हूँ मेरे बर्थडे वाले दिन जो है एग्ज़ाम होने वाला है। मेरा पहला ये बैच है और मेरे पहले बैच में ही मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे गिफ्ट मिला है कि मेरा जो सब्जेक्ट है जो मैं चूज़ कर रहा हूँ उसका एग्ज़ाम होने वाला है। थैंक यू सो मच। कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा नहीं भी हुआ तो भी बहुत कुछ अच्छा होगा, और मैं पूरा बिलीव करता हूँ कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी मेरे लिए भी। बस आगे बढ़ते रहना है, आगे चीज़ें करती रहनी है, चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे, हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कभी ना कभी अच्छा लगेगा, कभी ना कभी बुरा लगेगा। द पॉइंट इज़ आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, आपका ज़्यादा टाइम में वेस्ट करूँगा नहीं है, लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर जा चुका है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे रजिस्ट्रेशन के वन शॉट सीरीज़ के लेक्चर नंबर 9 में। तो चलो गुड बाय।